वैसे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945 में बनाया जब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम का पार्ट बना। 44 में ये MCQ भी आया था, मैं 45 की था ब्रेटन वुड्स सिस्टम का पार्ट है वो वर्ड नहीं था। एक MCQ आया था ना ब्रेटन वुड्स वर्ल्ड बैंक का बनाया। वो 44 में था या 45 में? IMF इसका पार्ट था। IMF 45 में ब्रेटन वुड्स सिस्टम का पार्ट बनाया गया। अब इनिशियली 5 मिनट आगे फोन लेके आने का वो वर्ल्ड बैंक वाला था। अच्छा, इनिशियली जो इसका पर्पस था, इनिशियल पर्पस इसका डिसाइड किया गया कि जितनी भी डीकोलोनाइज्ड नेशंस हैं, जो डीकोलोनाइज्ड नेशंस हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको ये सपोर्ट करें, उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज, फाइनेंशियल पॉलिसीज को बेटर करें, टू सपोर्ट डेवलपिंग एंड डीकोलोनाइज्ड नेशंस। लेकिन अब करंटली इसके जो ऑब्जेक्टिव्स देखे जाते हैं, इसके अब इनिशियल ये पर्पस था, अब तो डीकोलोनाइजेशन नहीं हो रही, अब डीकोलोनाइजेशन नहीं हो रही, तो इसका पर्पस जो है, अब करंट जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जो करंट गोल है, दैट इज सबसे पहले आपके स्टेबल एक्सचेंज रेट्स, दुनिया में एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना। एक वो ब्रेटन वुड आज आया वो था ना उस टॉपिक में, तो मैंने सर्च किया तो इसका लिखा था कि करेंसी का इसका मकसद था कि एक जैसी रेट फिक्स करेंसी रेट। हाँ, तो एक तो इसका मकसद ये था कि एक्सचेंज रेट जो करेंसी के हैं वो इनको स्टेबलाइज करना है। फिर स्टेबलाइज करना है इसने इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को। और थर्ड इसमें जो मेजर कंपोनेंट था कि जो फाइनेंशियली कोऑपरेट करना है, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, फाइनेंशियली कोऑपरेट विद द कंट्रीज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो कोऑपरेट करना है विद स्टेट्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको BOP नहीं लिखना, BOP is balance of power। अब ये इसके की ऑब्जेक्टिव्स, जो भी करंट ऑब्जेक्टिव्स। अब थोड़ा सा हम इकोनॉमी का अपना ओवरव्यू देखें, जो हमने डिटेल से कर लिया है। पाकिस्तान में क्या इसकी जरूरत है? बिल्कुल है। अगर हम अपने इकोनॉमिक ओवरव्यू देखें, सर ये हेडिंग्स बनेगी ऑब्जेक्टिव्स की? नहीं, ये सिंपल आप ऑब्जेक्टिव फ्लो चार्ट बना के लिख सकते हैं। आपका बेसिक क्वेश्चन ये नहीं आता, ये इसका ओवरव्यू है कि ये क्या करती है बेसिक। अब देखना है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, इकोनॉमी का एक ओवरव्यू देखते हैं। हमने बात की थी कि हमारा ट्विन डेफिसिट्स हैं जब हमने NSP नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी देखा था, तो सबसे पहले इसमें ट्विन डेफिसिट्स हैं। ट्विन डेफिसिट्स में सबसे पहला डेफिसिट कौन सा था? फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट। ट्रेड भी वो तो करंट अकाउंट में आ जाता है। तो फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट। अब फिस्कल डेफिसिट को सबसे पहले देखें, आपका जो फिस्कल मैनेजमेंट हम लैग करते हैं, तो फिस्कल डेफिसिट में हमारा आ जाता था बजट डेफिसिट, हमारा आ जाता था बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट हमारा रेवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर से, अब स्टेट का रेवेन्यू आता है टैक्सेस से,
और टैक्सेस भी हमने देखे हुए हैं, दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। टैक्सेस वो दोनों मिला के आपका रेवेन्यू बनता है, लेकिन आपका जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू से ज़्यादा हो। करंट की हमने एग्जांपल सारे फैक्ट्स वगैरह लिख लिए हैं, आप इकोनॉमिक सर्वे का रेफरेंस देके वो लिख सकते हैं कि हमारा $9 ट्रिलियन बजट बना और तकरीबन हमारा रेवेन्यू 5 पे था, और जब फेडरल आया तो हमारा बाकी डेफिसिट है 4%। ठीक है, तो ये आ जाता है। दूसरा हमारा डेफिसिट कौन सा था? करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे था कि हमारा डॉलर का इनफ्लक्स कम है और डॉलर का आउटफ्लो हमारा डॉलर इनफ्लक्स जो है वो कम है और डॉलर आउटफ्लो, हमारी कंट्री से डॉलर ज्यादा जाता है आता कम। ठीक है, इसके क्या रीजंस हैं? हमारा ट्रेड डेफिसिट, टूरिज्म सेक्टर जो इफेक्ट हुआ होगा, एफडीआई नहीं आती। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये आपका करंट अकाउंट डेफिसिट डॉलर के रिलेटेड आ जाता। समझ आ गई? अब आईएमएफ क्या करता है? आईएमएफ का बेसिक वर्किंग क्या है? आईएमएफ को अगर देखें तो आईएमएफ कुछ चीजें करता है आपकी कंट्री की इंप्रूवमेंट के लिए। क्या करता है? सबसे पहले आप उसके पास जाते हैं, आपको एक तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स देता है। क्या देता है? शॉर्ट टर्म लोन्स देता है ताकि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निकल सके, या वो आपको बेल आउट पैकेजेस देता है। एक चीज आपको देगा शॉर्ट टर्म लोन्स, या वो देता है बेल आउट पैकेज। आईएमएफ के पास आपकी कंट्री जाती है तो आप सबसे पहले शॉर्ट टर्म लोन्स आपको देता है कि लोन दे देता है, फिर इंटरेस्ट पे वो वापस ले लेता है। एक तो ये ऑप्शन है उसके पास। दूसरा क्या है कि वो आपको बेल आउट पैकेजेस देता है, आपको छोटा लोन देगा, लेकिन बदले में आपको क्या कहेगा कि आप अपनी बॉडी या अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में ये चेंजेस लाएं। आपको साथ साथ आपको टेक्निकल असिस्टेंस देता है, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम देता है, आपको बेल आउट पैकेजेस में क्या देता है? आपके इकोनॉमिक पॉलिसी या फाइनेंशियल पॉलिसी को रीएडजस्ट करता है, फाइनेंशियल पॉलिसी को रीएडजस्ट करता है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। वो किस में करता है? इसमें बेल आउट पैकेजेस। तो आप इस तरह का ये फ्लो चार्ट यहाँ में भी एक बना सकते हैं कि ये इसका बेसिक पर्पस है, ये इसकी वर्किंग है। आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करना बेसिक हम देखते हैं कि इसकी ये है, क्योंकि हमारा टारगेटेड क्वेश्चन इधर नहीं है। हमने देखना है कि आईएमएफ और पाकिस्तान में क्या रिलेशन है, क्या उसके प्रोग्राम से क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारी। आईएमएफ एंड पाकिस्तान रिलेशन देखें। पाकिस्तान रिलेशन नहीं, आईएमएफ एंड पाकिस्तान बस इस तरह हेडिंग दे दी। पाकिस्तान अभी तक 22 टाइम्स आईएमएफ के पास जा चुका है। टोटल पाकिस्तान 22 टाइम्स जा चुका है, जिसमें से 13 आउट ऑफ 22 बेल आउट पैकेजेस थे। फर्स्ट टाइम ये गया था 1958 और सबसे रिसेंट गया था 2008 रूट के दौर में। यस। तो आपके अभी तक 22 दफा हो गया है, जिसमें 3 दफा बेल आउट पैकेजेस थे। ठीक है, 13 में से 22 दफा
सब बेल आउट प्रैक्टिस में क्या सब बेल आउट प्रैक्टिस में क्या होता है? स्ट्रक्चर बच्चे आपको कुछ अमाउंट देते हैं, हम आपको इतने पैसे देंगे, कंडीशनल देंगे, आप ये चेंजेस करो, हम आपको ये अमाउंट देंगे। 5 बिलियन अपनी बेल आउट पेमेंट है ना, 5 6 बिलियन अपनी पॉलिसीज वगैरह में उसको Policies में अच्छी पॉलिसीज कि उनको चेंज करें, उसमें क्या चेंजेस लाएं, वो ये सजेशंस देता है। अच्छा, अब करंट आईएमएफ प्रोग्राम के क्या इफेक्ट्स हैं, क्या डिमांड्स हैं, हम वो देखते हैं, कुछ पॉजिटिव्स कुछ नेगेटिव्स। करंट आईएमएफ प्रोग्राम में सबसे पहले तो वो कहता है कि फाइनेंशियल पॉलिसीज को बेटर, सबसे पहले वो कहता है कि मेक फाइनेंशियल पॉलिसीज बेटर या रीवैम्प फाइनेंशियल पॉलिसी। कहता है कि रीवैम्प करें फाइनेंशियल पॉलिसीज। कैसे? सबसे पहले उसने कहा कि इंक्रीज करें रेवेन्यू स्ट्रीम, इंक्रीज करें रेवेन्यू स्ट्रीम के अपना रेवेन्यू बढ़ाएं। आपने अपनी कंट्री का रेवेन्यू इंक्रीज करना है। रेवेन्यू हमने पहले भी देखा है कि क्या होता है, जो आपके टैक्सेस हैं कि प्रोविंशियल टैक्सेस और सेंट्रल टैक्सेस उसको बढ़ाएं, उसका सिस्टम इंप्रूव करें। ठीक है। दूसरा वो कहता है कि रैशनलाइज करो दी एनएफसी अवार्ड। एनएफसी नेशनल फाइनेंस कमीशन, एनएफसी अवार्ड को रैशनलाइज करें, उसको इंप्रूव करें। ठीक है। अब नेशनल फाइनेंस कमीशन क्या करती है, वो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करती है, डिसाइड्स टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें क्या था, हमने देखा था कि सेंटर ओवरबर्डनाइज्ड हो गया, सेंटर के पास ज्यादा स्पेस नहीं रही जो 7th एनएफसी के पास। तो हमने जो एनएफसी बोर्ड का सारा टॉपिक Fiscal space कम हो गया। मोर देन एनफ नॉलेज आपके पास। तीसरा वो कहता है कि वेलफेयर प्रोग्राम्स आप इंट्रोड्यूस करें। अब वेलफेयर प्रोग्राम्स का क्या मतलब होता है? वेलफेयर प्रोग्राम का क्या मतलब होता है? यही जो एड्स वगैरह जो पब्लिक वेलफेयर है, आपके सिटीजन्स, वो क्यों जरूरी है? आप जब तक पब्लिक को इंसेंटिव्स नहीं देते तब तक वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। जिसको हमने कहा था ना कि सोशो पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपने स्ट्रेंथन करना है, सोशो पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट को अगर स्ट्रेंथन करना है तो पब्लिक को इंसेंटिव्स दोगे तो वो कहेगी ना कि आपको टैक्सेस देते हैं, हमें ये मिलेगा, टैक्सेस बेस्ड इंसेंटिव्स। फॉर एग्जांपल जो टैक्सेस देते हैं अमेरिका में, फॉर एग्जांपल जो टैक्स देते हैं उनका हेल्थ इंसेंटिव्स देते हैं, इंश्योरेंस जो पे करते हैं, या जो टैक्सेस जो इसी तरह कनाडा में आप टैक्सेस देते हो, आप फाइलर हो तो आपको हेल्थ फ्री देते हैं। ठीक है। तो ये जो इंसेंटिव्स है आप रिड्यूस करें ताकि पब्लिक का आप पर ट्रस्ट बने, आपको वो टैक्स दे सके। अभी क्या है, अभी आपकी जो इनकम टैक्स में 99% जो टैक्स आता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज देते हैं इनकम टैक्स। आप क्यों नहीं देते? सही है, सही बात है। ठीक है। फाइलर हम जो टैक्स लेते हैं आप क्या उनको दे देते हैं? फाइलर और चीज है, आप प्रॉपर्टी पर टैक्स देते हो, आप अपने एसेट्स पर टैक्स देते हो, सरकारी मुलाजम वगैरह वो आए नहीं, वो हर महीने टैक्स देता है, आप क्यों नहीं देते? सीधे आप पर इनकम टैक्स सब तो ज्यादा बहुत पैदा है ना। तो ये जो होता है इसमें रिटर्न्स, जो टैक्स रिटर्न, टैक्स इंसेंटिव्स, वो जो चीजें होती हैं
वो आपको अब पता है कितना लिमिट है, आपने इनकम टैक्स कब देना होता है जब आपकी साल की इनकम, साल की 4.5 लाख साल की, सारे ये तो ये हमारी माशाल्लाह। सर तो ये क्या वेलफेयर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन्होंने कराना आईएमएफ ने, कोई भी जब कंपनी ये कह रहे ये नहीं कहा, रेट्स इतने आई ये कर देते हैं कि बिजली पे अब इतने टैरिफ लगे, इन्होंने कहा कि पब्लिक की सपोर्ट का ग्रोथ बढ़ेगा, वो आगे भी मैं बताने लगा हूँ। आपने कहा कि मिनिमम, वो कहता है कि आपका 0.6% ऑफ योर जीडीपी मिनिमम, वो कहते हैं कि 0.6% ऑफ जीडीपी आपने पब्लिक वेलफेयर के लिए लगाना ताकि ट्रस्ट बने, ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो। सेकेंडरी, एक तो फाइनेंशियल पॉलिसी, फिर मॉनेटरी पॉलिसीज जो आपकी विद इन स्टेट इंस्टीट्यूशंस के साथ है, वो कहता है उसको भी चेंज करें। हम नेगेटिव्स भी देखते हैं, पहले हम वैसे चेंजेस देखें। मॉनेटरी पॉलिसीज को भी चेंज करें। सबसे उसने कहा कि स्टेट बैंक शुड बी मेड इंडिपेंडेंट, स्टेट बैंक में आपकी गवर्नमेंट का इंक्लूजन ना हो। स्टेट बैंक में आपके गवर्नमेंट का इंक्लूजन ना हो, ठीक है। आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लोन लेती है स्टेट बैंक से, जब भी उसके लोन या डेब्ट रिपेमेंट आ जाता है, वो इंटरनल लोन लेके एक्सटर्नल लोन निकालते हैं, या इंटरनल लोन लेके अपना रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ाते हैं। तो स्टेट बैंक को आपने क्या करना है, इंडिपेंडेंट बनाना है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी इंक्लूजन खत्म। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लोन शुड नॉट बी अप्रूव्ड। दूसरा वो कहता है, आगे वो चेंजेस कहता है, तीसरी चेंज उसने कहा कि आप अपनी एनर्जी पॉलिसीज में चेंज लाएं। सर एक बार स्टेट बैंक वाला, ठीक है, स्टेट बैंक पहले ना सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर था। हाँ। अब ये एक ऐसी अथॉरिटी है जिससे वो क्या करते थे, इंटरनल लोन रेज करते थे। हमारा इंटरनल लोन तकरीबन एक्सटर्नल लोन के बराबर है। टोटल अगर एक्सटर्नल लोन देखें वो 130 बिलियन है, लेकिन इंटरनल एक्सटर्नल मिलाएं तो वो इंटरनल कौन लेता है? बैंक, स्टेट बैंक। वीक बैंक, ये स्टेट बैंक, इनसे लोन लेते हैं, प्रिंट करते हैं। अभी बैंक ने तो शुरू में भी दिया था पाकिस्तान। तो ये जो चीज है, ये आप कंट्री जब तक इसको इंडिपेंडेंट नहीं बनाओगे, वो आप पे डिपेंडेंट रहेगा तो आपकी तो सुनेगा। जब तक नहीं बनाओगे, आप सेल्फ रिलायंट नहीं बनोगे, नहीं बनोगे। सही बात। तो एनर्जी पॉलिसी में पहला चेंज क्या है कि रैशनलाइज कॉन्ट्रैक्ट्स विद आईपीपीज। ये भी हमने देखा हुआ है। क्या क्या चेंज करना है, या फ्लो चार्ट, एक ज्यादा वेटेज नहीं देनी है कि क्या डॉलर्स में रिपे ना करें, जो इनकी मिनिमम अमाउंट है वो खत्म करें, ठीक है। देखिए दूसरा वो कहता है कि लाइन लॉस को रिड्यूस करें, क्योंकि एक रेवेन्यू आपका जो फिक्स है, लाइन लॉस आपकी तकरीबन आपकी 13% लाइन लॉस है, 15-13, ठीक है। वो अगर हो जाती है तो आपको उस 13% का तो बिल नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी गवर्नमेंट तो वो पे करेगी आईपीपीज को। तो लाइन लॉस को रिड्यूस करें। इंसुलेटेड वायर्स, हाँ, कवर्ड वायर, कोटेड वायर्स, इंसुलेटेड वायर्स, इस तरह की चीजें यूज करें। थर्ड, आपने अपनी पर्सनल जनरेशन कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। आप फर्दर एक्सप्लेन करने को जाके जहाँ पे फ्लो चार्ट डालते हैं। हाँ, इसको सारे को दूसरे एक पॉइंट इसको आप फ्लोचार्ट डाल सकते हैं, क्योंकि हमने काफी पॉइंट पढ़े थे ना कि क्या क्या चेंज कर सकते हैं। लाइक कॉन्ट्रैक्ट आईपीपीएस में हमने पढ़े थे, पर लाइन लॉस रिड्यूस वाला अभी उसमें जो इसमें 2-3 लाइनें लिखते हैं बस। और जनरेशन कैपेसिटी इंक्रीज करें, जनरेशन कैपेसिटी इंक्रीज करें,
हमारा जो हाँ जो एनर्जी शॉर्टेज है उसको अभी करंट आप देख ले एनर्जी शॉर्टेज कितनी है, उसको आपने ये लिख देना है कि उसको फुलफिल करें एनर्जी शॉर्टेज ना हो। नेक्स्ट आपका चौथा है जो सजेशन में आता है, वो कहता है कि अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करो, क्योंकि मेजर हमारे में मसला क्या है करप्शन का। मेजर इशू क्या है? करप्शन। तो उसने क्या कहा कि ऑडिट, जो ऑडिट हो वो इंडिपेंडेंट फर्म से करवाएं आप। क्योंकि आप जितना भी ट्राई कर ले, आपका ऑडिटर जनरल का ऑफिस है, अब हमने देखा कि उसका एक चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि नेशनल असेंबली का उसमें बजटरी इंक्लूजन भी नहीं होता, लेकिन फिर भी नेचुरली एक ऐसा सिस्टम है कि आपने इससे करवाना है। तो इंडिपेंडेंट फर्म से आपने ऑडिट करवाएं, बैलेंस सेकंड बैलेंस इंश्योर करें। तो ये तो आपके आ जाती है रिकमेंडेशन, लेकिन अब इसके कुछ नेगेटिव्स हैं। उसकी जो नेगेटिव सजेशंस हैं हम अब उसे देखते हैं। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कहाँ पे क्या है करंट प्रोग्राम ये कहा कि उसने कहा कि ऑडिट जो आप करवाते हैं आपकी फर्म का कि क्या एक्सपेंडिचर है, कितने आए रेवेन्यू स्ट्रीम, वो ऑडिट आपने गवर्नमेंट फर्म से नहीं करवाना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का। किससे करवाना है? इंडिपेंडेंट फर्म, प्राइवेट फर्म से, ताकि उनमें अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा हो। ठीक है, अब नेगेटिव देखें बच्चे जल्दी से। नेगेटिव सबसे पहला बच्चे उसने एक सजेशन दिया कि एक्सपोर्ट बेस बढ़ाने के लिए करेंसी को डीवैल्यू करो। एक्सपोर्ट बेस बढ़ाने से करेंसी को डीवैल्यू करो। ये IMF पहले करंट IMF ने हमें बोला कि ये कंडीशन रखनी चाहिए। हाँ, फिर उसने ये भी कहा है आप वो नेगेटिव वाली साइड पे हम उसका देखें तो जो अच्छी नहीं जो है। चीजें थी वो तो हमने देख ली। जो अच्छी चीजें हैं वो देख ली, जो बुरी चीजें हैं वो देखने लगे। तो बुरी बुरी है। टू एक्सपेंड एक्सपोर्ट बेस टू इंक्रीज बाय डीवैल्यूइंग करेंसी। एक्सपोर्ट बेस बढ़ाओ करेंसी डीवैल्यू करके। तो एक्सपेंड एक्सपोर्ट बेस बाय डीवैल्यूइंग करेंसी, करेंसी डीवैल्यू करके आप एक्सपोर्ट बेस बढ़ाओ। इसमें क्या सीन होता है? देखें पाकिस्तान एक इसको है लॉजिकल, लेकिन इसके नेगेटिव हम देखते हैं क्या। वो कहते हैं कि आपकी कंट्री के पास अगर एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल वो बिक रहा है, आपका जो प्राइस है प्रोडक्शन कॉस्ट वो 100 रुपये है, वो कितने का है? 100 रुपीज का एक प्रोडक्ट है, लेट्स से वो बाहर एक्सपोर्ट होता है। अगर $1 का $1 का 100 रुपीज के इक्वल है, तो बाहर वो एक्सपोर्ट होगा तो कितने डॉलर्स में वो खरीदेगा इस प्रोडक्ट को? अगर एक्सचेंज रेट ये है, $1 100 का प्रोडक्ट है, वो कितने डॉलर्स में खरीदेगा? $1। लेट्स से अब वो एक्सचेंज रेट बढ़ के $1 आपका चला जाता है 200 रुपीज पे, अब वो कितने का खरीदेगा? $100 का प्रोडक्ट वो $1 खरीदेगा। आपने बोला कि $100 100 रुपए का एक प्रोडक्ट, आधे डॉलर। अब डॉलर की कीमत बढ़ गई है तो आधे डॉलर का कितने? अब वो 50 सेंट्स का हो जाएगा। ठीक है ना, 100 रुपए का ही लेना ना उसने, 50 सेंट्स है, 100 रुपए बन रहे हैं। अब 200 रुपए तो नहीं बन रहे, प्रोडक्ट की कॉस्ट तो वही है।
ठीक है, तो 50 सेंट्स में अब वो लेगा। जब प्रोडक्ट आपका चीप होगा तो कहता है आईएमएफ कहता है कि जब प्रोडक्ट चीप होता है तो वो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती है, आपकी जो सेलिंग है वो बढ़ेगी और आपके एक्सपोर्ट्स इस तरह बढ़ेंगे। मतलब वो कहते हैं कि आपने सोई रखते हैं रेट। हाँ, सारी जगह रसीद वो ये नहीं ना देखते मतलब आपने डॉलर में नहीं बेचना। ये उन्होंने डिमांड की। अब मैं इसके नेगेटिव बताते हैं आगे कि इसमें नेगेटिव क्या है। अभी देखने में तो लॉजिकल लग रहा है ना हाँ। कि ठीक है जी, सस्ता हो जाएगा, लोग ज्यादा लेंगे चाइना की तरह। तो आगे आप देखते हैं कि क्या मसाइल हैं इसमें। ठीक है, हम प्रॉफिट ज्यादा देंगे। सबसे पहले बच्चे इसमें नेगेटिव है कि हमारी जो करेंसी डी वैल्यू होगी तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। करेंसी डी वैल्यू जो होगी उससे हमारा डायरेक्टली लिंक होगी इन्फ्लेशन। कैसे? हम जो चीजें बनाते हैं हम तो इंपोर्ट करके बनाते हैं ज्यादा रॉ मटेरियल। पाकिस्तान इज एन इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। हम इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। जब डॉलर हमारा, जब रुपी डी वैल्यू करेगा तो इंपोर्ट्स महंगी हो जाएगी। तो इंपोर्ट्स की वैल्यू इंक्रीज कर देगी जिसकी वजह से महंगी हो जाएगी चीजें क्या हो जाएंगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। अब इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, हम इंपोर्ट करते हैं। अब डॉलर की प्राइस बढ़ जाए तो हमें, आपकी जाहिर है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। इकोनॉमी समझ आएगी। बेटे देखो, डॉलर की वैल्यू बढ़े, आपने एक चीज इंपोर्ट करनी थी, आप पहले 200 रुपया, फॉर एग्जाम्पल पहले ये वैल्यू थी, आप 100 रुपया दे के $1 की चीज मंगा लेते थे, आप कितने रुपए दे के मंगाओगे? 200 की। महंगी होगी ना। तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई आपकी, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज करेगी तो जाहिर है कि वो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। फिर वो द्रुज रखने का। अच्छा, वो 200 का। देखें, आपने एक चीज इंपोर्ट करनी है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या इंपोर्ट करते हैं चीजें बनाने के लिए, गाड़ियों का। फॉर एग्जाम्पल हम JF17 की बात करते हैं, हम इंजन इंपोर्ट करते हैं। लेट्स से पहले वो इंजन था $1 का, तो पहले आप कितने देते थे? 100। हाँ। अब है वो $1 का ही, करेंसी हाँ। डी वैल्यू कर गई है, लेकिन अब आप कितने पैसे देंगे? 200 महंगा। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, लोगों पे बर्डन पड़ेगा। बढ़िया माशाल्लाह। अब इन्फ्लेशन रेट हमारा ऑलरेडी, इससे अब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, हमने देख लिया। अब हमारा इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी ग्रोथ रेट से ज्यादा है तो हमारी पब्लिक पे बर्डन बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन रेट इज ग्रेटर देन ग्रोथ रेट, जिससे क्या होगा, पब्लिक बर्डनाइज्ड होगी। तो ये जो पब्लिक जो फैक्टर्स हैं उसको नहीं इन चेक लाती, इसका सबसे बड़ा नेगेटिव ये है आईएमएफ का, पब्लिक बर्डन को इंक्लूड नहीं करती। क्या होगा, स्टेट विल बी बर्डनाइज्ड बाय डेब्ट। अब हमारा डेब्ट बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। एक तो हम दो तरीके से बढ़ेगा, दो तरीके से डेब्ट बढ़ेगा। एक तो आईएमएफ वाला डेब्ट, एक आपका आईएमएफ वाला डेब्ट और दूसरा आपका, और सेकंड आपका करेंसी डिवैल्यू होने की वजह से डेब्ट बढ़ेगा। अगेन वही, अगर आपने पहले $1 कर्जा देना था, 100 रुपया देते, 100 रुपया देके $1 कर्जा देते। स्टेट विल बी बर्डनाइज्ड बाय डेब्ट। एक तो सर आईएमएफ ने कर दिया तो ऐसे हमारा डेट बढ़ गया। दूसरा हमारी करेंसी डी वैल्यू होगी, उस वजह से हमारा डेट बढ़ जाएगा। हम इंपोर्ट करेंगे चीजें। नहीं, इंपोर्ट को छोड़े, डेब्ट हमारा लेट से देखिए, पहले हमारा लेट से $1 डेब्ट है, जी। हमने क्या करना है, 100 रुपया चेंज करा के दे देना है। अब करेंसी डी वैल्यू हो जाए, इतना एक्सचेंज रेट हो जाए, 200। तो अब हमने $1 ही डेब्ट देना है, लेकिन हम कितने पैसे देंगे? 200। 200 रुपया। तो आईएमएफ की तरफ से जो डेट बढ़ गया हाँ, वो भी देंगे। वो भी देंगे। दूसरा किस तरह से बढ़ेगा? करेंसी डी वैल्यू। करेंसी डी वैल्यू होने की वजह से जो आईएमएफ कह रहा है डॉलर भी बदल दे, सूद भी दे ना, ना ज्यादा दे। कि सूद नहीं, वो उतना ही हो, पुराना डेब्ट भी बढ़ जाएगा ना। वही ना, मतलब डेब्ट जाए, मतलब वो डॉलर जो और पैसे लाना, 2
करेंसी डी वैल्यू तो होगा सर ये स्टेट विल बी बर्डन आई बाय डेट में सर ये हेडिंग आईएमएफ की बनाने के लिए सारा के लिस्ट भी बता एक्सप्लेन कर दो खोल के दादा इसको एक्सप्लेन करने दो तरीके से बढ़ा है ना डेप्ट। हाँ। 1.1 हेडिंग याद रखें। आईएमएफ का हम डेप्ट लेंगे वो भी बढ़ेगा और दूसरा हमारा ये भी ठीक बढ़ेगा। है दादा राइट लो जी।